नमस्कार। डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम जनादेश। मैं हूं लालचंद्र सिंह। जनादेश में इन दिनों हम आपको दो राज्यों की विधानसभा चुनावों से जुड़ी खबरें दिखाते हैं, जम्मू कश्मीर और हरियाणा से खबरें, वहां की चुनावी खबरों की रिपोर्ट दिखाते हैं। साथ ही जुड़ते हैं उन संवाददाताओं से जो मौजूद हैं इन दोनों राज्यों में ग्राउंड जीरो पर। तो आज भी रिपोर्ट दिखाएंगे, अपने संवाददाताओं से जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले जरा देख लेते हैं कि आज की चुनावी हेडलाइंस क्या क्या है। जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण के लिए 26 सीटों पर मतदान के लिए सारी तैयारियां पूरी। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव के लिए प्रशासन ने किए सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त। 1 अक्टूबर को आखिरी दौर के लिए प्रचार ने भी पकड़ा जोर। साढ़े 15,000 से भी अधिक विस्थापित कश्मीरी मतदाता दूसरे चरण के चुनाव के लिए जम्मू, उधमपुर और दिल्ली में बनाए गए 24 विशेष मतदान केंद्रों पर करेंगे अपने मताधिकार का प्रयोग। जम्मू में 14,700 से भी अधिक पंजीकृत कश्मीरी पंडित मतदाताओं के लिए बनाए गए हैं 19 विशेष मतदान केंद्र। हरियाणा में नायब सिंह सैनी समेत बीजेपी के तमाम नेताओं के चुनाव प्रचार में तेजी। कुमारी शैलजा की नाराजगी के बीच कांग्रेस के चुनाव प्रचार की कमान हुड्डा परिवार ने संभाली। उधर अरविंद केजरीवाल ने भी हरियाणा के चुनावी रण में ठोंकी ताल। और हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की जता दी दावेदारी। कुमारी शैलजा पर अभद्र टिप्पणी को लेकर भाजपा का कांग्रेस पर हमला जारी। तो ये थी आज की चुनावी हेडलाइंस और अब देखते हैं चुनावी खबर और रिपोर्ट। सबसे पहले दिखाते हैं हरियाणा से, जहां कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद की कुर्सी की लड़ाई तेज हो गई है। रणदीप सुरजेवाला ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद के लिए अपनी दावेदारी भी पेश कर दी है। वहीं कांग्रेस अपने दिग्गज नेता और सिरसा की सांसद कुमारी शैलजा की नाराजगी दूर करने में कामयाब फिलहाल नहीं हो पाई है। शैलजा की नाराजगी के चलते मल्लिकार्जुन खड़गे, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपना हरियाणा का दौरा भी रद्द कर दिया था। चुनाव से पहले कांग्रेस की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। सीएम फेस को लेकर जूझ रही है कांग्रेस। रणदीप सुरजेवाला ने फिर से जताई मुख्यमंत्री पद की दावेदारी। शैलजा की नाराजगी के चलते मल्लिकार्जुन खड़गे ने रद्द किया अपना हरियाणा दौरा। शैलजा बोली नहीं थी पार्टी अध्यक्ष के हरियाणा दौरे की कोई जानकारी। भाजपा का शैलजा को लेकर कांग्रेस पर हमला जारी। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। कांग्रेस अपनी दिग्गज नेता और सिरसा से सांसद कुमारी शैलजा की नाराजगी दूर करने में कामयाब नहीं हो पाई है। शैलजा की नाराजगी के चलते मल्लिकार्जुन खड़गे ने कल अपना हरियाणा दौरा रद्द कर दिया था। इस बीच कांग्रेस के दिग्गज नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की दावेदारी जताई है। सुरजेवाला ने कहा, हर कोई मुख्यमंत्री बनना चाहता है। शैलजा जी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी भी मुख्यमंत्री बनना चाहते होंगे। हम तीनों के अलावा ये किसी और का भी अधिकार हो सकता है। अंतिम फैसला राहुल गांधी और खड़गे का होगा। कौन मुख्यमंत्री बनेगा, हर आदमी की आकांक्षा है। शैलजा जी भी बनना चाहेंगे, क्यों नहीं, मेरी बड़ी बहन है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी भी बनना चाहेंगे। हम तीनों के अलावा कोई और साथी का भी राइट हो सकता है, और आप प्रजातंत्र है ना। आखिर में ये निर्णय राहुल गांधी जी और खड़गे साहब करते हैं। जो वो निर्णय करेंगे वो हम सबको स्वीकार्य होगा। इस बीच हरियाणा में सभी दलों के चुनाव प्रचार में तेजी आ गई है। कांग्रेस की तरफ से हुड्डा परिवार ने चुनाव प्रचार की कमान संभाल रखी है। वहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल ने मोर्चा संभाल लिया है और अपने हरियाणा मूल के होने की बात खुलकर जनता के सामने रख रहे हैं। हरियाणा वाले को नहीं तोड़ सकते, मजबूत होते हैं हम। दूध दही खा रखी है,
देशा में देश हरियाणा है जहाँ दूध दही का खाना। सत्ता छोड़ के आया हूँ, दिल्ली के मुख्यमंत्री पद को त्याग पत्र दे के आया हूँ। वहीं भाजपा के सभी बड़े नेता हरियाणा के प्रचार में उतर गए हैं और जनता से मोदी सरकार के कल्याणकारी योजना के दम पर जनादेश मांग रहे हैं। कुमारी शैलजा पर अभद्र टिप्पणी को लेकर भाजपा का कांग्रेस पर हमला जारी है। भाजपा नेताओं का साफ कहना है कि कांग्रेस ने दलित नेताओं का हमेशा अपमान किया है। कांग्रेस का जो मूल चरित्र रहा है वो दलित विरोधी है। कांग्रेस का अगर इतिहास उठा करके देखें, इनका दलित विरोधी चेहरा बेनकाब होता है। इन्होंने अपने नेताओं का हमेशा अपमान किया है। बाबा साहेब से लेकर के बाबू जगजीवन राम, सीताराम केसरी और हरियाणा में अशोक तंवर से के बाद अब कुमारी शैलजा को जो अपमानित करने का काम ये कांग्रेस पार्टी कर रही है। अब ये अपने दल की नेताओं को भी नहीं बख्शते। जो कांग्रेस के अंदर जो दलित नेता थोड़ा अपनी मेहनत से ऊपर उठता है, तो कांग्रेस का ये कैरेक्टर, ये चरित्र रहा है जो पूरे देश के सामने है कि उसने उसको नीचे कुचलने का काम किया है। वहीं केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने हरियाणा में प्रचार के दौरान कहा कि हरियाणा में भाजपा को तीसरी बार स्पष्ट बहुमत मिलना तय है। कांग्रेस चाहती है कि बिना योग्यता के नौकरी दी जाए और हम योग्यता के आधार पर नौकरी देना चाहते हैं। वो भ्रष्टाचार बढ़ाना चाहते हैं और हरियाणा की जनता उनको मुंहतोड़ जवाब देगी। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार एक स्पष्ट बहुमत मिलना तय है। कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार की मुद्दे को सामने ला रहा है, हम आरक्षण बंद करेंगे, उनकी पार्टी के वरिष्ठ दलित नेताओं को अपशब्द कहना और विशेष करके जो प्रमुख मुद्दा है वो चाहते हैं बिना योग्यता के नौकरी दिया जाए, खर्ची के साथ नौकरी दिया जाए, पैरवी पे नौकरी दिया जाए। हरियाणा के नौजवान उसके खिलाफ मत देगा, ये दीवारों में स्पष्ट लिखा दिखता है। जहां सभी पार्टी के प्रमुख नेताओं ने हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार में दम लगाया हुआ है, वहीं कांग्रेस अंतर्कलह से जूझ रही है। एक अनार 100 बीमार, ये कहावत हरियाणा कांग्रेस में सटीक बैठती है। एक बार कांग्रेस के बड़े नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने खुद मुख्यमंत्री पद के लिए अपने नाम की दावेदारी पेश की है। उन्होंने कहा है कि उनके अलावा कुमारी शैलजा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ साथ कोई चौथा उम्मीदवार भी यहां से मुख्यमंत्री बन सकता है और इसका फैसला कांग्रेस आला कमान करेगा। जबकि रेवाड़ी और फरीदाबाद से चिरंजीव राव और नीरज शर्मा ने उप मुख्यमंत्री पद का दावा ठोंक दिया है। यानी हरियाणा कांग्रेस में घमासान लगातार जारी है। कैमरामैन जगमोहन के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज, सोनीपत। तो एक अनार 100 बीमार, ये रिपोर्ट आपने नीरज सिंह हमारे संवाददाता की देखी और नीरज सिंह खुद हमारे साथ इस समय हरियाणा से जुड़ चुके हैं इस मुद्दे पर बात करने के लिए और हरियाणा की चुनावी तस्वीर पर बात करने के लिए। नीरज, आपकी अंतिम लाइन से ही मैं जो आपने अंतिम लाइन बोली थी वहीं से आपसे सवाल पूछता हूं। 3-4 नाम आपने गिना दिए, 3-4 नाम पहले से चल रहे हैं, तो 6 से ज़्यादा हो गए। क्या वहां पर भी कोई फॉर्मूला, जैसे आतिशी जी ने यहाँ दिल्ली में एक फॉर्मूला निकाला है कि खुद एक कुर्सी पर बैठी हैं, बगल में एक खाली कुर्सी रखी हुई है। हरियाणा में जिस तरह दावेदारी कांग्रेस के नेता कर रहे हैं, इस तरह का कोई नायाब सा फॉर्मूला बनाना पड़ेगा इनको अगर सत्ता हाथ में आ जाती है। देखिए, बिल्कुल बनाना पड़ेगा। और आप देखिए कि जब कुमारी शैलजा से ये पूछा गया कि क्या वो उप मुख्यमंत्री पद लेना स्वीकार करेंगी, तो उन्होंने साफ मना कर दिया और ये कहा कि नहीं, उनकी जो दावेदारी है मुख्यमंत्री पद के लिए अभी खत्म नहीं हुई है। और आप अंदाजा इसी बात से लगाइए कि मल्लिकार्जुन खड़गे को अंबाला में एक बड़ी चुनावी सभा को संबोधित करना था और केवल कुमारी शैलजा मंच शेयर नहीं कर रही थी। इसके कारण वो रैली को रद्द करना पड़ा, क्योंकि अंबाला एक बड़ा गढ़ है कुमारी शैलजा के समर्थकों का।
अब जो जानकारी निकलकर सामने आई है कि 26 तारीख से शायद कुमारी शैलजा कांग्रेस पार्टी के लिए प्रचार करेंगी, लेकिन जो अपने उनके जो खास उम्मीदवार हैं सबसे पहले वो वहीं जाएंगी। और खबर ये भी आ रही है कि शायद 26 तारीख को राहुल गांधी भी प्रचार करेंगे। हालांकि आधिकारिक रूप से अभी कुछ भी जो कंफर्म है वो नहीं हुआ है। दूसरा, आप देखें कि अलग अलग दावेदारी है। आज जो सुरजेवाला हैं उन्होंने अपनी दावेदारी पेश कर दी। उनके बेटे जो उम्मीदवार हैं वो लगातार कह रहे हैं कि मेरे पिताजी को यहाँ से मुख्यमंत्री बनना चाहिए। इधर भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार मैदान में जमे हुए हैं। अब ये तो मुख्यमंत्री की लड़ाई चल रही थी, मुख्यमंत्री के साथ साथ उप मुख्यमंत्री की लड़ाई भी शुरू हो गई। आप देखें रेवाड़ी से जो चिरंजीव राव हैं, जो लालू प्रसाद यादव के दामाद हैं और कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, वो कह रहे हैं कि उप मुख्यमंत्री पद हमको मिलना चाहिए, लगातार हम काम कर रहे हैं। इसके अलावा नीरज शर्मा जो फरीदाबाद से कैंडिडेट है वो दावेदारी पेश कर रहे हैं, वो हुड्डा के काफ़ी करीबी हैं। तो कुल मिलाकर अभी तक तो जो लड़ाई है वो मुख्यमंत्री पद और कुमारी शैलजा को लेकर मची हुई थी, लेकिन अब उप मुख्यमंत्री पद के लिए भी दावेदार आ रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह की मनोदशा हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी की है। बिल्कुल नीरज, लेकिन जो आपने बात कही कि 26 तारीख को कुमारी शैलजा राहुल गांधी के दौरे के दौरान आ सकती हैं कांग्रेस का प्रचार करने के लिए, आपको लगता नहीं है कि कुछ ज्यादा देरी हो गई और जो डैमेज होना था कांग्रेस को वो शायद हो चुका है? और अब अगर 26 तारीख को कुमारी शैलजा इस तरह से आती हैं राहुल गांधी की रैली के दौरान, तो ये जो डैमेज कंट्रोल की कोशिश है ये कितनी कामयाब होगी कांग्रेस के लिए? इस पर हमेशा एक सवालिया निशान लगा रहेगा। देखिए, सवालिया निशान बिल्कुल लगेगा। और आप देखें कि तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, बड़े बड़े नेता हैं, प्रधानमंत्री दूसरी यहाँ पर सभा कर रहे हैं, अमित शाह यहाँ पर 2-3 बार आ चुके हैं, जेपी नड्डा यहाँ पर आ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो मुख्यमंत्री हैं वो लगातार हर जिले में कैंपेन कर रहे हैं। और आप देखें कांग्रेस पार्टी की तरफ से ना तो राहुल गांधी यहाँ पर आए हैं, ना मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ पर आए, ना प्रियंका गांधी यहाँ पर आए। अब अगर 26 तारीख को वो रैली करते हैं, आप टेक्निकली देखिए कि 3 तारीख को चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा, क्योंकि 5 तारीख को वोटिंग है। तो मुश्किल से मुश्किल आप 1 या 2 जगह 3 जगह आप जा पाओगे। अब इस तरीके की स्थिति में लगातार जहाँ से मनमुटाव की खबरें आ रही हैं, लगातार जहाँ पर गुट बने हुए हैं और एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए लगातार अपने समर्थकों के थ्रू अटैक करवा रहे हैं, तो उस स्थिति में बहुत ही मुश्किल है कि जो डैमेज कांग्रेस पार्टी का हो गया है अंदरूनी कलह से, उसको कह सकते हैं कि सेव करना। अब देखना है कि जनता के बीच में किस तरह का मैसेज आएगा। आप लेकिन इतना समझें कि कुमारी शैलजा के जो समर्थक हैं वो बिल्कुल किसी भी कांग्रेस की जो भी रैली हो रही है, चाहे वो स्थानीय स्तर के जो नेता कर रहे हैं या स्टेट लेवल के जो नेता कर रहे हैं, उनमें बिल्कुल भी शामिल नहीं हो रहे हैं। अब उनको भी इंतजार है कि 26 तारीख को कुमारी शैलजा क्या चुनावी सभा में जाएंगी या प्रचार करेंगी, उसके बाद ही शायद वो कोई स्टैंड ले पाएंगे। लेकिन तमाम समर्थक नाराज जरूर हैं कांग्रेस पार्टी की इस रणनीति से, और कांग्रेस पार्टी के जो नेता इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। ठीक है, लेकिन नीरज, कांग्रेस के ये जो तमाम अपने सरदर्द हैं वो तो हैं ही, लेकिन ऐसी चर्चा है कि अरविंद केजरीवाल जिस तरह से ताल ठोकने के लिए पहुंच गए हैं जेल से रिहा होने के बाद, तो कहीं ना कहीं वो भी कांग्रेस की चिंता को बढ़ा रहे हैं क्या, ये कह करके कि हरियाणवी छोरा हूं, इतनी आसानी से टूटता नहीं। तो वो क्या जो अपना दमखम दिखाने की बात कर रहे हैं, ये भी कांग्रेस के टेंशन को बढ़ा सकता है क्या? देखिए, बिल्कुल बढ़ा सकता है। आप देखें कि पंजाब से सटे इलाके हैं, पंचकुला, अंबाला, आप इधर चलें सोनीपत के आसपास चले जाएं, इधर रेवाड़ी और दूसरे इलाकों में देखें जो आसपास दिल्ली से सटे हुए हैं। और पिछली बार आप देखें कि जब आम आदमी पार्टी के जो उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरे थे तो कुछ 1000 हर सीट से उन्होंने हासिल किए थे, जितनी भी सीटों से चुनाव लड़ा था। पिछली बार 20 के करीब सीटें हार जीत का फैसला है वो 2000 से लेकर 10,000 के बीच में। इसके अलावा सिर्फ अरविंद केजरीवाल नहीं, आप मायावती को भी देखिए, इसके अलावा चंद्रशेखर आजाद है उसकी पार्टी को भी देखिए। तो ये सारे अगर मिला के किसी भी विधानसभा से अगर 5-5, 10-10 हजार वोट ले लेंगे तो एक बड़ा कह सकते हैं कि समीकरण गड़बड़ा सकता है। सही कह रहे हैं की राजनीति में हो सकता है। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल आपने सही कहा कि कई जगह जब इस तरह मल्टी कॉर्नर फाइट बनेगी तो बहुत कुछ, किसी का भी समीकरण गड़बड़ा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज जुड़ने के लिए इस खबर पर और चर्चा करने के लिए। आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल रुक करते हैं जम्मू कश्मीर का,
जहां विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के लिए सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। दूसरे चरण के मतदान की तैयारियों के बीच तीसरे चरण के लिए भी अब सभी दलों ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। विस्थापित कश्मीरी मतदाताओं के लिए विशेष मतदान केंद्र बनाए गए, जैसे कि पहले चरण के लिए बनाए गए थे, उसी तरह से दूसरे चरण के लिए भी बनाए गए हैं। जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण के मतदान की तैयारी पूरी। मतदान अधिकारियों ने सुरक्षा के बीच ईवीएम की शिफ्टिंग की। चुनाव आयोग ने ईवीएम की सुरक्षा को लेकर दिए कड़े दिशा निर्देश। चुनाव सामग्री को सुरक्षित तरीके से मतदान केंद्रों तक पहुंचाया गया। मतदान अधिकारियों को ईवीएम की सुरक्षा और सही तरीके से संचालित करने के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया गया। सभी मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव का माहौल उत्साहजनक। दूसरे चरण के लिए 5 जिलों की 26 विधानसभा सीटों पर बुधवार को होगा मतदान। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए 5 जिलों की 26 विधानसभा सीटों पर बुधवार को मतदान होगा। दूसरे चरण में जम्मू के रियासी, राजौरी और पुंछ, कश्मीर घाटी में श्रीनगर और बड़गाम जिले में वोट डाले जाएंगे। दूसरे चरण में होने वाले मतदान के लिए जिला रियासी में मतदान कर्मी वोटिंग मशीन के साथ अपने अपने मतदान केंद्रों के लिए रवाना हुए। गुलाबगढ़, रियासी और श्री माता वैष्णो देवी सहित 3 विधानसभा क्षेत्रों वाले रियासी जिले में दूसरे चरण में मतदान होना है। आतंकवाद से प्रभावित क्षेत्रों में मतदाताओं तक पहुंचने के लिए मतदान कर्मियों का नदियों और पहाड़ों को पार करके मतदान स्थल तक पहुंचने का क्रम जारी है। दूसरे चरण के मतदान की तैयारियों के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है और वाहनों की जाँच की जा रही है। दूसरे चरण के मतदान की तैयारियों के बीच तीसरे चरण के लिए भी सभी राजनीतिक दलों ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। इस बार जम्मू संभाग में भाजपा और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन के बीच जोरदार मुकाबला देखने को मिल रहा है। बीजेपी की तरफ से केंद्रीय मंत्री और स्टार प्रचारक नितिन गडकरी की कठुआ, उधमपुर और जम्मू में रैली हुई, जहां उन्होंने बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में जनता से वोट करने की अपील की। विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी जम्मू कश्मीर में ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में तीसरे चरण के तहत 1 अक्टूबर को मतदान होना है। 15,500 से अधिक कश्मीरी प्रवासी मतदाता दूसरे चरण के चुनाव के लिए जम्मू, उधमपुर और दिल्ली में बनाए गए 24 विशेष मतदान केंद्रों पर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जम्मू में 14,700 से अधिक कश्मीरी पंडित मतदाता पंजीकृत हैं, जो यहाँ पर 19 मतदान केंद्रों पर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। हम इस वक्त जम्मू के मुट्ठी इलाके के एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हैं और ये वो मतदान केंद्र है और खासकर एक विशेष मतदान केंद्र है जो सिर्फ माइग्रेंट जो लोग हैं, जो कश्मीर विस्थापित लोग हैं, उनके लिए बनाया गया। सीधे बात करेंगे प्रिसाइडिंग ऑफिसर से। सर, किस तरह की तैयारियां हैं कल के लिए? मशीनें वगैरह मिल गई हमें, सामान लेके हम सब लोग यहाँ पहुँच गए हैं। हमने अपना पूरा जो सेटिंग है कल की पूरी हमने कर दी है। 5:45 हमने मॉक पोल करना है, उसके बाद 7 बजे हम अपनी जो मशीन हमारी रेडी हो जाएगी वोटिंग के लिए। वोट तो एक फंडामेंटल राइट है। हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम जितनी सहूलत हो सके वोटर को हम मुहैया करवाएंगे। हमारा ये पूरा मिशन यही है कि वोटर्स को किसी किस्म की कोई तकलीफ ना हो। में कश्मीर के विस्थापित जो कश्मीरी पंडित और जो लोग हैं जो विस्थापित हैं, उनको भी अपने मताधिकार का प्रयोग करने की सुविधा हो, इसको देखते हुए पूरी व्यवस्था की गई है। और निर्वाचन आयोग ने ये विशेष सुविधा दी है कि इन मतदान केंद्रों पर आकर वो कल सुबह अपने मताधिकार का प्रयोग कर अपने मनपसंद की सरकार को चुन सकते हैं। जम्मू के मुट्ठी इलाके से कैमरामैन संदीप के साथ अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज, जम्मू। तो जम्मू से आपने हमारे संवाददाता अमरेंद्र की यह रिपोर्ट देखी है। वहां पर हमारे एक और संवाददाता मौजूद हैं, धीरज कुमार। उनसे सीधे जुड़ते हैं, जम्मू से हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं वहां के चुनावों की तैयारियों के बारे में जानकारी देने के लिए। धीरज, दूसरा चरण जम्मू में भी 8 सीटों पर मतदान होना है। जिस तरह से बम्पर वोटिंग हो रही है, लोकसभा चुनाव के दौरान भी हुई थी और पहले चरण में अभी विधानसभा चुनाव में भी, इन बम्पर वोटिंग को देखते हुए किस तरह की तैयारियां, ताकि दूसरे चरण में भी उसी तरह या उससे भी ज्यादा बम्पर वोटिंग हो? जी बिल्कुल सही कहा, जो पूरी तैयारी कर ली गई है और 11 जो विधानसभा सीट हैं, 11 विधानसभा सीट में जम्मू संभाग के 3 जिले हैं जहां पर की मतदान होना है। और अगर हम बात करें उन तैयारियों की,
तो सभी मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग के जरिए जो एक तरीके से कहा जा सकता है कि कंट्रोल रूम के जरिए सभी मतदान केंद्रों को देखने की तैयारी है कि किस तरीके से वहां मतदाता जो वोट कराने वाले जो अधिकारी हैं वो पहुंचे हैं या नहीं है, पुलिस पहुंची है या नहीं है, और किस तरह की चुनौती उनको पहुंची है, वहां तक पहुंचने में क्या क्या दिक्कतें रही है। इन सारी चीजों की नजर कंट्रोल रूम के जरिए की जा रही है और ये नजरें सभी मतदान केंद्रों तक है ताकि यहां सुचारू रूप से भय मुक्त रूप से मतदान कराया जा सके। और जिस तरीके से आपने कहा कि जिस तरीके से जो पहले चरण में जिस तरीके से मतदाताओं की जो भागीदारी दिखी, जमहूरियत का जो जश्न दिखा, उम्मीद है कि इस चरण में उससे भी बढ़ चढ़कर देखने को मिलेगा। और जिस तरीके से हमने पहले भी बताया था कि हमने मतदान केंद्रों पर महिलाओं को छोटे छोटे बच्चों के साथ भी पहुंचते हुए देखा, ये दर्शाता है कि किस तरीके से वहां पे निर्भीक चुनाव हो रहा है। क्योंकि महिलाएं तो आती है तो वो अलग बात है, लेकिन छोटे छोटे बच्चे को साथ में लेकर आना ये दर्शाता है कि एक आत्मविश्वास यहाँ की जनता में लोकतंत्र के प्रति और एक भय का जो माहौल है जिसको हम कहते हैं कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद उस माहौल का खात्मा हुआ है। और जो सबसे अहम बात जो मैं आपको कहना चाहता हूं ये है कि जबकि गृह मंत्री यहां पर पहुंचे थे, उन्होंने एक जो सभा के दौरान उन्होंने साफ तौर पे मतदाताओं से कहा था कि आपको भय की जरूरत नहीं है। और जबकि हमें नौशेरा की सभा में देखा कि गृह मंत्री से पूछा गया कि आप यहां बंकर का निर्माण क्यों नहीं कराते हैं, तो उन्होंने उसका जवाब दिया कि यहां बंकर की कोई जरूरत नहीं है, गोली का जवाब गोलों से दिया जाएगा। और ये जो उनका बयान है वो बयान यहाँ के जो मतदाता हैं उनके भीतर एक उत्साह को, एक उनके शौर्य को, या कह सकते हैं कि उनके अंदर एक भयमुक्त माहौल को दर्शाता है और जिसका कि नजारा जरूर हमें कल देखने को मिलेगा। बिल्कुल ये देखने को मिलेगा और आपके जरिए हम जरूर देखेंगे मतदाताओं के इस उत्साह को जब आप कल हमें पल पल की वहां से खबर पहुंचाएंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया धीरज इस खबर पर जुड़ने के लिए और वहां की चुनावी तैयारियों के बारे में बताने के लिए। और इसमें जम्मू कश्मीर में जो कठुआ राज्य की जो 90 विधानसभा सीट है उनमें से एक सीट कठुआ भी है जहां 1 अक्टूबर को मतदान होना है। तो भाजपा ने कठुआ अनुसूचित सीट से इस बार डॉक्टर भारत भूषण को मैदान में उतारा है। तो दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन के अलावा वहां से बीएसपी ने भी अपने प्रत्याशी उतारे हैं। तो कुल मिलाकर यह मुकाबला 3 कोने का यानी त्रिकोणीय है। तो कठुआ विधानसभा सीट पर क्या है चुनावी माहौल, देखते हैं इस रिपोर्ट में। कठुआ जम्मू संभाग का एक जिला है और यह उधमपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का भी हिस्सा है। यह एक औद्योगिक क्षेत्र है। इस शहर में टेक्सटाइल पार्क, जैव प्रौद्योगिकी और फार्म स्तर का एमएसएमई भी है। ये बात मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस तरह का इंसेंटिव पूरे भारत में कहीं पे भी नहीं है जिसमें आपकी इन्वेस्टमेंट पे 400% आपको रिटर्न मिलता है। 2014 के जम्मू और कश्मीर विधानसभा चुनाव में कठुआ सीट से बीजेपी के राजीव जसरोटिया ने जीत हासिल की थी। इस बार बीजेपी ने यहां से डॉक्टर भारत भूषण को मैदान में उतारा है। भारत भूषण जम्मू कश्मीर समाज कल्याण विभाग में निदेशक पद से स्वैच्छिक अवकाश लेकर जनता की सेवा में उतरे हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से कठुआ में काफ़ी एक इंडस्ट्रियल हब बनने जा रहा है। अगले 2-3 साल में ऐसा हो जाएगा कि मुझे लगता है कि जो टॉप हमारे इंडस्ट्रियल टाउन्स हैं कंट्री के उनसे भी ज़्यादा जहाँ इंडस्ट्रियल आउटपुट होगी और काफ़ी इन्वेस्टमेंट हो रही है उसमें। लैंड होल्डिंग भी, लैंड बैंक बनाया है गवर्नमेंट ने कि जहाँ पे इंडस्ट्रियल हाउसेज आ रहे हैं और काफ़ी जो मेजर इंडस्ट्रियल हाउसेज हैं वो भी उन्होंने भी इंडस्ट्री शो किया है कि यहाँ आने के लिए, तो नेचुरली उससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन ने यहां से सुभाष चंद्र आजाद को मैदान में उतारा है। आजाद कहते हैं कि जम्मू कश्मीर रियासत का मुख्य द्वार है कठुआ। मुख्य द्वार को सजाया जाता है लेकिन बीते सालों में कठुआ की अनदेखी हुई है। कठुआ जो है वो रियासत का एक गेट है और गेट को सजाना हर सरकार की जिम्मेवारी है, लेकिन जो हालत इस वक्त कठुआ की है वो मैं समझता नहीं हूँ कि विकास कहाँ गुम हो गया है, उसका वो कहाँ छिप गया है, ये हम नहीं अंदाजा लगा सकते। कठुआ विधानसभा अनुसूचित वर्ग के लिए आरक्षित सीट है। 2014 के विधानसभा चुनाव में भी तब के बीएसपी प्रत्याशी ने बीजेपी को कड़ी टक्कर दी थी। इस बार युवा चेहरे संदीप मजोत्रा मैदान में हैं।
आज हमारे जो भागतली एरिया में, कोटपुनू में, घाटी में, गोविंदसर में जो इंडस्ट्रीज़ हैं, आप एक बार अपने सर्वे से चेक करवा के देख लीजिए वहाँ पे कितना जो लोकल यूथ है, जो लोकल लोग हैं, वो कितने रोजगार वहाँ पे उनको मिला है। कठुआ सीट पर तीसरे चरण में मतदान होना है। अब देखना है कि इस बार कठुआ की जनता किसको अपना आशीर्वाद देती है। ऐसा माना जाता है कि जम्मू कश्मीर में इंडस्ट्रियल पॉलिसी का लाभ सबसे अधिक कठुआ जिले को मिला है। आकलन है कि इस जिले में लगभग 4 लाख युवाओं को इस पॉलिसी से रोजगार मिला है। अब जब कठुआ में विधानसभा चुनाव है तो मुद्दा इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी है। अब देखना है कि यहाँ के चुनाव में इंडस्ट्रियल पॉलिसी का फायदा किस पार्टी को मिलता है। कैमरामैन राधे कृष्णा के साथ धीरज कुमार, डेली न्यूज, कठुआ। ये रिपोर्ट तो कठुआ से थी जहां 1 अक्टूबर को चुनाव होना है, लेकिन पूरे जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने के बाद लगभग मिलती जुलती ऐसी ही कहानी है। देखना है कि कितना इसका असर पड़ेगा इस बार के चुनाव में। फिलहाल आज के जनादेश में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।